जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन जियोग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी। और क्लाइमेटोलॉजी में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एल नीनो के बारे में, ला नीना के बारे में, एल नीनो मोडोकी के बारे में, साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था वाकर सर्कुलेशन के बारे में। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईयर मास के बारे में कि ईयर मास क्या होता है, ईयर मास के बनने के पीछे क्या कारण है और ईयर मास का हमारे वेदर पे, क्लाइमेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। साथ ही साथ ईयर मास के कितने क्लासिफिकेशन है, ये सारे मुद्दों पे आज हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं ईयर मास के बारे में। ईयर मास, ईयर मास को हिंदी में बोलते हैं वायु राशि। ठीक है, क्या बोलते हैं? वायु राशि, यानी वायु राशियां क्या होती हैं। तो जैसा कि शब्दों से स्पष्ट है कि ईयर मास दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ईयर प्लस मास। ठीक है, ईयर का मतलब क्या हुआ? वायु, और मास का मतलब हुआ जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो। ठीक है, तो साधारण भाषा में अगर देखा जाए, सिंपल एज अ लेमन लैंग्वेज में, तो वायु राशियां क्या होती हैं? ये वायु का एक समूह होती है, यानी इसमें बहुत सारी वायु क्या होती है? मिली हुई होती है। ठीक है, यानी वायु का एक ढेर होता है। ठीक है, क्या होता है? ये वायु का एक समूह होता है जिसमें क्या होता है? क्षैतिजीय स्तर पर, यानी इस स्तर पर, इस लेवल पर क्या होता है? तापमान और आर्द्रता संबंधी इसमें क्या पाई जाती हैं? समानताएं पाई जाती हैं। यानी वायु राशि क्या है? वायु का एक समूह है जिसमें क्षैतिजीय स्तर पर जो भी शब्द आपको बोला जा रहा है, ये शब्द आपके लिए बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जो है अगर एक भी शब्द को आप जो है मिस्टेक करते हैं तो पूरा का पूरा प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। तो वायु राशि क्या है? वायु का एक समूह है जिसमें तापमान यानी टेम्परेचर संबंधी और ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता संबंधी क्षैतिजीय स्तर पर क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? समानता। ऊर्ध्वाधर नहीं, बल्कि किस रूप में? क्षैतिजीय रूप में। यानी अगर ये हवा है पूरा और यह, ठीक है, तो यहां पर भी इसका तापमान क्या होगा? 10 डिग्री ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है? क्षैतिजीय रूप में तापमान और आर्द्रता संबंधी क्या पाई जाती हैं? समानताएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये अगर ऐसी कंडीशन कहीं पर विद्यमान है तो उसे क्या बोला जाएगा? वायु राशि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वायु राशि बोलते हैं। ठीक है, अब ये वायु राशियां हैं, ये क्या करती हैं? स्थिर नहीं रहती हैं, बल्कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे क्या करती हैं? मूव करती रहती हैं। ठीक है, यानी अगर कोई बहुत सारी वायु राशि यहाँ है तो कभी कभी मूव करके यहाँ भी क्या करती है? जाती है। जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करती है तो क्या होता है कि जहां पर भी ये जाएगी वहां पर इसका क्या होगा? अपना एक प्रभाव होगा, वहां के लोकल टेम्परेचर में परिवर्तन लाएगी, वहां के आर्द्रता वाली दशाओं में परिवर्तन लाएगी, और इस प्रकार जिस भी स्थान पर ये मूव करेगी उस स्थान पे क्या होगा? वहां के मौसम में क्या लाती है? चेंज लाती है, परिवर्तन लाती है। ठीक है, जैसे आप ठंडियों में देखते हैं हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि समाचार में देखते हैं न्यूज में कि उत्तराखंड में क्या हुआ? स्नोफॉल गिरा, बहुत सारी बर्फबारी हुई, और उसका असर कहां पर देखने को मिला? आपके उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिला। तो अब वहां का असर यहाँ क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि वहां की जो वायु राशि है, ठंडी वायु राशि है, वो कहां पे चली जाती है? आपके उत्तर भारत के कई, उत्तर प्रदेश के जिलों में। तो हमको क्या महसूस होता है? बहुत ही ठंडा महसूस होने लगता है। तो ये वायु राशियों का आप देख रहे हैं इंपैक्ट। देखिए कि तुरंत जहां पे पहुंचती है वहां के मौसम को क्या कर देती है? तुरंत परिवर्तित कर देती है। ये ठंडी भी हो सकती है, ये गर्म भी हो सकती है। आगे हम इसको चर्चा करेंगे कि ये जो है ठंडी कब बोली जाएगी और गर्म कब बोली जाएगी। ठीक है, तो आप ये समझ चुके हैं कि वायु राशियां क्या होती हैं। वायु का एक समूह होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? क्षैतिजीय स्तर पर तापमान, आर्द्रता और दबाव में क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है, होमोजेनिटी पाई जाती है। ये रहा आपका जो है वायु राशियों के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं कि वायु राशियां जो उत्पत्ति होती हैं तो उनके लिए कौन सी दशाएं क्या होती हैं? बहुत ही फेवरेबल होती है। कंडीशंस कौन सी होती हैं? कौन सी ऐसी दशाएं होंगी जिनके कारण वायु राशियों की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो पहला क्या होना चाहिए? होमोजीनियस सरफेस होना चाहिए। होमोजीनियस सरफेस का मतलब जो भी आपका सतह होगा, सरफेस क्या हुआ?
जो भी आपका फटा होगा वो क्या होगा, होमोजीनियस का मतलब समरूप होगा। समरूप का मतलब होता है लगभग समान, एक जैसा तो नहीं है लेकिन लगभग क्या है, समान है। यानी अगर कहीं पर स्थलीय भाग है तो पूरा स्थलीय भाग ही होना, पर वाटर बॉडी है तो पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, बहुत दूर एरिया में वाटर बॉडी ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये एरिया है और इसमें आधा वाटर बॉडी है और आधा लैंड है तो यहाँ पर वायु राशि की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी पहली कंडीशन क्या है, होमोजीनियस सरफेस होना चाहिए, जो भी सतह होनी चाहिए लगभग लगभग समान होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, आइसोट्रॉपिक सरफेस होना चाहिए। आइसोट्रॉपिक का मतलब हुआ कि एक समतल या तो प्लेन होना चाहिए या तो पूरा का पूरा पठारी मैदान होना चाहिए, ये ठीक है। यानी जो सतह होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, आइसोट्रॉपिक होनी चाहिए। तीसरा क्या है, लैक ऑफ टर्बुलेंस इन द एयर, जो भी है ठीक है तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए, लैक ऑफ टर्बुलेंस, यानी उसमें झंझावत नहीं होना चाहिए कि हवा है और हवा में बहुत सारा क्या हो रहा है, झंझा हो रहा है, टर्बुलेंस हो रहा है और हवाएं बहुत तेजी के साथ मूव कर रही है, ऐसी कंडीशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यानी लैक ऑफ टर्बुलेंस होगा तो आपके उस स्थान पर एयर मास जो है उसके उत्पत्ति में क्या होगा, ये सहायक होगा और उसकी उत्पत्ति बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, अगला क्या है, लैक ऑफ कन्वेक्शन इन एयर, यानी जो आपकी हवा है उस हवा में किसी भी प्रकार का कन्वेक्शनल करंट नहीं होना चाहिए कि ये हवा है तो इसमें हवाएं तेज आप क्या कर रही हैं, ऊपर उठ रही हैं, कन्वेक्शन हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा कंडीशन होगा तो वायु राशियों की उत्पत्ति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ क्या होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी जो वायुमंडल है वहां पर कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। क्या हुआ कि हवा में किसी भी प्रकार का ऊर्ध्वाधर मूवमेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर एकदम से क्या होना चाहिए, कम से कम 6-7 घंटों के लिए शांत होना चाहिए। इतनी कंडीशन अगर किसी भी स्थान में पाई जाती हैं तो वहां पर वायु राशियों की उत्पत्ति में क्या होती है, वो सहायक होती हैं और उस स्थान पर वायु राशियों की क्या हो जाएगी, उत्पत्ति हो जाएगी। इन दशाओं को आपको ध्यान रखना है, यूजीसी आपसे ऐसी दशाओं को देकर पूछेगा आपसे कि कौन सी दशाएं इसके लिए जो है सही है और कौन सी दशाएं सही उपयुक्त नहीं होती हैं। ठीक है, इसलिए इसकी जो है कंडीशन को क्या करना होगा, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए ये कंडीशन कहीं पर विद्यमान है और वायु राशियों की क्या हो गई, उत्पत्ति हो गई। तो जब वायु राशियों की उत्पत्ति हो गई तो वायु राशि मान लीजिए यहाँ इतने ये जो है 50 जो है या 1000 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ पर कोई राशि वायु राशि क्या हो गई, उत्पत्ति हो जाएगी। ऐसी क्या मिल गई, कंडीशन मिल गई। तो जब ये हो गया इसका सोर्स रीजन, क्या हो गया, सोर्स यानी उत्पत्ति क्षेत्र हो गया। तो अब ये उत्पत्ति क्षेत्र से क्या करेगी, इसमें कहीं ना कहीं ये क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है, क्या करेगी, मूव करेगी। और एक बात ये भी आप लोग जानिएगा कि जो भी आपको बताया जा रहा है जो है किसके बारे में आपको बताया जा रहा है, ईयर मास के बारे में। तो ईयर मास का जो कंसेप्ट है, ठीक है, ईयर मास का जो कंसेप्ट था वो किसने दिया था, तो वो एक नॉर्वेजियन विद्वान थे जिनका नाम था जो है जे बर्कनीज। ठीक है, क्या नाम था, बर्कनीज। ये दो भाई थे, ठीक है, एक का नाम था जे बर्कनीज और एक कोई और बर्कनीज थे। ठीक है, लेकिन जिसमें प्रमुख रूप से कौन थे, बर्कनीज बंधु के नाम से इनको जाना जाता है, आप इनको बर्कनीज के नाम से जानिए। तो इसी बर्कनीज महोदय ने ही क्या किया था, ईयर मास के कंसेप्ट के बारे में बताया था। ये पॉइंट भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि कहीं पर ईयर मास की क्या हो गई, उत्पत्ति हो गई। जिस क्षेत्र में इनकी उत्पत्ति होती है उसको क्या कहते हैं, सोर्स रीजन बोलते हैं, उत्पत्ति क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, यहां तक बातें क्या है, बिल्कुल स्पष्ट है। अब आइए थोड़ा सा हम इसमें आगे देखते हैं। अब इसमें क्या होगा कि उत्पत्ति के बाद क्या होता है, मोडिफिकेशन होता है। किसमें, ईयर मास में क्या होता है, मोडिफिकेशन होता है। ठीक है, मोडिफिकेशन में क्या होता है ईयर मास में कि जो भी आपका ईयर मास है जब उसकी उत्पत्ति कहीं पर क्या होती है, ईयर मास की उत्पत्ति हो जाती है, ये यहां पर बताया जा रहा है मोडिफिकेशन ऑफ ईयर मास, यानी जब कहीं पर क्या होता है, ईयर मास की उत्पत्ति हो जाती है। बात क्या होता है कि ये क्या है कि कहीं पर अगर ईयर मास की उत्पत्ति हो गई तो ये क्या करेगी, जिस क्षेत्र में उत्पत्ति इसकी होगी उस क्षेत्र से संबंधित ये क्या करेगी, जो भी इस क्षेत्र की विशेषता है
जैसे ये जिस क्षेत्र में उत्पत्ति होगी इसकी, ये मान लीजिए वायुराश है, ये उसके नीचे का सरफेस एरिया है, इसी सरफेस एरिया के ऊपर इसकी उत्पत्ति हो रही है। तो इस सरफेस एरिया का अपना कोई टेम्परेचर होगा, अपना कोई ह्यूमिडिटी होगा, अपना कोई प्रेशर होगा। तो ये वायुराश क्या करेगी, इस जिस धरातलीय सतह पर इसकी उत्पत्ति होती है, इसके सभी गुणों को ये क्या कर लेगी, आत्मसात कर लेगी, एजिमुलेट कर लेगी। और जैसे ये उसको एजिमुलेट करेगी तो जो इसका इस वायुराश का टेम्परेचर या इसकी ह्यूमिडिटी है उसमें परिवर्तन होगा, और उसके बाद ये अपने स्थान सोर्स रीजन क्या करेगी, मूव करना क्या करेगी, स्टार्ट कर देगी। ठीक है, और ये तब तक मूव करेगी जब तक ये परिवर्तन कारक हैं वो इसको मिलते रहेंगे, और एक ऐसा समय आएगा ये किसी ना किसी रीजन में पहुंच जाएगी। ठीक है, अब इस रीजन में पहुंचने के बाद ये इसका था सोर्स रीजन। सोर्स रीजन से क्या हुआ कि इसमें तापमान और जो है ह्यूमिडिटी संबंधी अपने स्थान की जो है विशेषताओं को ग्रहण कर ली। जब ग्रहण कर लीगी तो इसमें अभी तक हमने देखा था कि तापीय और जो आर्द्रता संबंधी क्या पाई जाती है, क्षैतिजीय समरूपता पाई जाती है। लेकिन ये जब तापमान को ग्रहण कर लेगी और ह्यूमिडिटी को ग्रहण कर लेगी तो क्या होगा कि अब इसमें क्या होगा, तापमान और आर्द्रता संबंधी क्या होने लगेगी, वेरिएशन होने लगेगा, जिसके कारण ये मूव करना स्टार्ट करेगा और ये मूव करते करते किसी ना किसी रीजन में पहुंचेगा। ठीक है, अब मान लीजिए ए रीजन था और ए रीजन से ये बी रीजन में पहुंच गया। ठीक है, अब बी रीजन में जब ये आया तो जिस रास्ते से ये होकर गुजरा, ठीक है, उस रास्ते से भी क्या करेगा कि इस रास्ते में जो भी सरफेस एरिया पड़ेगा इसमें, चाहे वो लैंड का हो चाहे वाटर का होगा, अब तो क्योंकि एयर मास बन चुकी है, अब ये भी गुण है जैसे तापमान संबंधी विशेषता है, आर्द्रता संबंधी, उसको ये वायुराश अपने में आत्मसात करती चलेगी। जब ये बी रीजन में पहुंचाएगी, ठीक है, तो अब बी रीजन में भी सरफेस एरिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस सरफेस एरिया का कोई अपना टेम्परेचर होगा, कोई अपना ह्यूमिडिटी होगा। अगर जो यहाँ पर जो वायुराश आई है, ठीक है, इस वायुराश के सरफेस का टेम्परेचर क्या होगा, इसका देखा जाएगा और तुलना किया जाएगा बी वाले सरफेस एरिया के टेम्परेचर से। मान लीजिए इस वायुराश का जो तापमान है वो 10 डिग्री है, लेकिन इस सरफेस एरिया का तापमान क्या है, 5 डिग्री है। तो जब ये वायुराश इस स्थान पर पहुंचेगी तो यहाँ के लोगों को क्या महसूस होगा, यहाँ के लोगों को गर्मी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर 5 डिग्री है, लेकिन बाहर से हवा जाने पर इस हवा के जो हवा के निचले सतह का जो तापमान है, केवल निचले सतह के तापमान को देखते हैं, अगर वो 10 डिग्री है तो इसका मतलब हवा का तापमान और सतह के तापमान से क्या है, ज्यादा है। तो ये वायु राशि इनको कैसी महसूस होगी, गर्म महसूस होगी। इसलिए इस वायु राशि को क्या बोला जाएगा, गर्म वायु राशि। क्या बोला जाएगा, गर्म या वार्म एयर मास। क्या बोला जाएगा, वार्म एयर मास। क्यों बोला गया, क्योंकि इसके सतह का तापमान जिस स्थान पे पहुंची है उसके सतह के तापमान से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अगर यही तापमान यहाँ पर भी ये 5 डिग्री कर दिया जाए और इस सतह का तापमान 10 डिग्री कर दिया जाए, तो अब क्या होगा कि जब ये एयर मास जहां पहुंचेगी तो लोगों को यहाँ ठंडा महसूस होगा, क्योंकि इस एयर मास के सतह का तापमान, जो एयर मास है, हवा है, हवा के निचले सतह का तापमान है और इस सरफेस का तापमान 10 डिग्री है। तो अब हवा का तापमान कम है इसकी तुलना में, ये एयर मास अब क्या बोली जाएगी, कोल्ड एयर मास बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी, कोल्ड एयर मास बोली जाएगी। ठीक है, तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि गर्म एयर मास यानी जो है गर्म वायु राश किसे बोलेंगे और ठंडी वायु राश किसे बोलेंगे। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन में हम लोग किसकी चर्चा करते हैं, जो ये परिवर्तन के बारे में बताया था, एक विद्वान थे पेटरसन। क्या था नाम था इनका, पेटरसन नाम था। ठीक है, इसी पेटरसन महोदय ने क्या किया था कि इन्होंने बताया था कि जो वायु राशि होती है उसकी उत्पत्ति जब हो जाती है तो उत्पत्ति के क्षेत्र में वो क्या करती है कि कुछ जो है विशेषताओं को धारण कर लेती है, जिसके कारण उसमें 2 तरह का परिवर्तन होता है। एक परिवर्तन क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स होता है, तापीय संबंधी परिवर्तन, मैकेनिकल मॉडिफिकेशन यानी यांत्रिक परिवर्तन होता है। तापीय परिवर्तन क्या होता है, वही जो मैं बताया था कि जिस एयर मास जो है एरियम बनती है वहां के तापमान और आर्द्रता संबंधी गुणों को धारण कर लेगी, जिसके कारण क्या होगा कि जो भी एयर मास का निर्माण हो चुका है इसमें पहले क्षैतिजीय रूप में समानता थी, अब क्या होगा कि इसके ऊर्ध्वाधर रूप में चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो तापमान और आर्द्रता संबंधी चेंज आएगा उसी को बोला जाता है थर्मोडायनेमिक्स चेंज यानी ऊष्मागतिकी परिवर्तन। उसके बाद क्या होगा कि मैकेनिकल मॉडिफिकेशन में क्या होगा कि जब ये तापमान या आर्द्रता संबंधी
तापमान या ह्यूमिडिटी संबंधी इसमें क्या हो गया, अंतर हो गया, तो ये मूव करने लगी। मूव करने का सेंस ये हुआ कि या तो ये अनस्टेबल होगी, ये ऊपर उठेगी, और या तो क्या होगा, स्टेबल होगा, नीचे उठेगा। तो जो इस ये तापमान और आर्द्रता के कारण इस हवा में अनस्टेबिलिटी, अस्थिरता जिसके कारण ऊपर उठ रही है, या स्टेबिलिटी जिसके कारण नीचे उठ रही है, उसमें क्या होगा, जो चेंज आता है उसको बोलते हैं मैकेनिकल मॉडिफिकेशन। ठीक है, और ये कब होगा, जब गर्म वायु राशि होगी तो क्या होगी, ऊपर उठेगी, अगर ठंडी वायु राशि होगी तो क्या होगा, भारी होने के कारण नीचे आएगी, यानी स्टेबल कंडीशन उसमें बनेगा। तो ये दोनों परिवर्तन आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि दोनों परिवर्तन कैसे होता है। गर्म वायु राशि कब बोला जाएगा, कि जिस सतह पर अगर उस सतह का तापमान वायु राशि के तापमान से क्या है, कम, गर्म वायु राशि है। और अगर वायु राशि का तापमान कम है, सतह का ज्यादा है, तो वो ठंडी वायु राशि है। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो ये रहा थोड़ा सा इसके बारे में जो है वायु राशि के। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं, जो इसका सबसे मेन सेगमेंट है वो है वायु राशियों का क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या है, क्लासिफिकेशन, यानी जो वायु राशियां होती हैं उसको कितने भागों में किसके कारण डिवाइड करते हैं, इसको जानना क्या है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो वायु राशियां का जो क्लासिफिकेशन है उसके कई आधार लिए जाते हैं। इन आधारों पर वायु राशियों को क्या किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है। आप लोग इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। पहला बेस लिया जाता है लैटिट्यूडनल, यानी अक्षांश को बनाया जाता है आधार। अक्षांश के आधार पर वायु राशियों को दो भागों में बांटा गया। एक बांटा गया ट्रॉपिकल, ठीक है, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की वायु राशियां, और एक बांटा गया पोलर रीजन, यानी ध्रुवीय क्षेत्र की वायु राशियां। इसमें कौन सा बेस लिया गया, इसमें बेस लिया गया लैटिट्यूड, यानी अक्षांश। फिर इस जो है दूसरा बेस लिया गया और इसको फर्दर क्या किया गया, क्लासिफाइड किया गया। दूसरा बेस लिया गया लैंड एंड वाटर, यानी जो है स्थल और जल को क्या लिया गया, क्योंकि वायु राशियां हैं वो स्थल पे भी बन सकती हैं, जल पे भी बन सकती हैं। तो जो ट्रॉपिकल रीजन की वायु राशियां हैं, ठीक है, वो क्या हो सकती हैं, वो स्थल पे भी बन सकती हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में स्थल भी है और जल भी है। तो जो ट्रॉपिकल रीजन पे बनेगी, ट्रॉपिकल रीजन में जो आपका स्थलीय भाग पे बनेगी वायु राशियां, उनको बोला गया सीटी, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल। सी इसमें स्मॉल रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यानी सीटी क्या हो गया, ट्रॉपिकल पहले से रहा, अब ट्रॉपिकल में हमने क्या जोड़ दिया, एक बार जोड़ दिया लैंड को, यानी कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, एक बार हमने वाटर को जोड़ दिया, यानी मरीन ट्रॉपिकल, जिसमें एम क्या रहेगा, छोटे स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, और टी क्या रहेगा, बड़े लेटर में लिखा जाएगा। अब ये क्या हो गया, सीटी मतलब कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल और एमटी मतलब मरीन ट्रॉपिकल, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में कॉन्टिनेंट भी है, ओशन भी है। ठीक है, हमने आधार क्या लिया है, लैंड और वाटर। ठीक इसी प्रकार से पोलर रीजन में जाएंगे तो वहां भी वाटर भी है और कॉन्टिनेंट है। तो जो आपका कॉन्टिनेंट हो जाएगा रहेगा, तो कॉन्टिनेंटल क्या हो जाएगा आपका पोलर, और एक तरफ मरीन ले रहे हैं और एक तरफ पोलर ले रहे हैं, तो मरीन पोलर हो जाएगा, क्योंकि पोलर रीजन में भी कॉन्टिनेंट है और वाटर सरफेस भी है। दूसरा आधार ये हो गया। तीसरा हो गया इनकी हीटिंग और कूलिंग के आधार पे, यानी कोई वायु राशि है वो हीट हो सकती है, गर्म हो सकती है और ठंडी हो सकती है। तो अब इसको फर्दर और डिवीजन में डिवाइड किया गया कि पहला है कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, तो इसको सीटी ऐसे रखने, हमने क्या किया, लिखा रहने दिया। ठीक है, सी एंड टी ऐसे क्या किया, हमने लिखा रहने दिया, सी स्मॉल में और टी कैपिटल में। अब क्या हुआ कि हमने ले लिया हीटिंग एंड कूलिंग, तो पहली बार ये क्या है, ठंडी है, तो इसको लिखेंगे कैपिटल के से होता है ठंडा। ठीक है, के से क्या होता है, ठंडा। अब ये कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल वाली ठंडी हो सकती है, तो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल वाली गर्म भी हो सकती है। तो सी कैपिटल स्मॉल में, टी कैपिटल में, और डब्ल्यू वार्म के लिए क्या, गर्म के लिए हमने क्या शब्द का यूज किया, डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब हुआ वार। ठीक है, के का मतलब हुआ ठंडा यानी कोल्ड, और डब्ल्यू का मतलब हुआ वार। ये हो गया कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल का डिवीजन। अब मरीन ट्रॉपिकल है, जो समुद्री वाला है, वो भी क्या हो सकता है, मरीन ट्रॉपिकल ऐसे रहेगा, ये भी ठंडा हो सकता है, और मरीन ट्रॉपिकल आपका क्या हो सकता है, ये वार्म भी सकता है। तो MTW मरीन ट्रॉपिकल वार्म, मरीन ट्रॉपिकल कोल्ड। सेम यहां पर भी होगा, जो पोलर है तो ये कॉन्टिनेंटल पोलर, ये ठंडा भी हो सकता है, और कॉन्टिनेंटल पोलर आपका क्या हो सकता है, गर्म भी हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार से मरीन पोलर आपका क्या हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है और
मरीन पोलर आपका क्या हो सकता है, गर्म भी हो सकता है। एम इसमें स्मॉल है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन हो गया वायु राशियों का। अब इसको बाद में क्या किया गया कि जो ठंडा है, ठीक है, और जो गर्म है, ये तो हो गया ए डिवीजन। दूसरा इसमें अगला फर्दर डिवीजन किया गया स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी के आधार पे, यानी कोई वायरस स्थिर हो सकती है और कोई वायरस क्या हो सकती है, अस्थिर हो सकती है, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल कोल्ड, ठीक है, कैसे क्या है कोल्ड। तो अब ये सी स्मॉल में है, टी कैपिटल में है, के भी कैपिटल में है। अब ये कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल कोल्ड जो है ये क्या हो सकती है, एक बार स्टेबल होगी, एक बार इनस्टेबल होगी। तो स्टेबल के लिए हमने स्मॉल एस का प्रयोग किया और अनस्टेबल के लिए सी टी के यू का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, यू का, यानी सी स्मॉल में, टी कैपिटल में, के कैपिटल में और यू का मतलब हो गया अनस्टेबल, ये हो गया, ठीक है। अब आगे आ गया कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल वार्म, ठीक है, ये हो गया कोल्ड में। अब हम वार्म के बारे में देखते हैं। तो ये क्या है, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल वार्म है, तो ये भी स्टेबल हो सकता है, और कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल वार्म ये अनस्टेबल भी हो सकता है, ठीक है। तो फर्दर इसको डिवाइड कर दिया गया। उसी प्रकार से जो मरीन ट्रॉपिकल कोल्ड था, तो मरीन ट्रॉपिकल ये स्टेबल हो सकता है एस, और मरीन ट्रॉपिकल कोल्ड क्या हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है। उसी प्रकार से मरीन ट्रॉपिकल स्टेबल हो सकता है, एस लगा दीजिए, अनस्टेबल हो सकता है, डब्ल्यू लगा, यू लगा दीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से आप इधर आइए, देखिए ये भी क्या हो सकता है, कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड क्या हो सकता है, कॉन्टिनेंटल पोलर कोल्ड ये स्टेबल एक बार हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। उसी प्रकार से कॉन्टिनेंटल पोलर वार्म है, तो ये स्टेबल हो जाएगा और ये अनस्टेबल भी हो सकता है। उसी प्रकार से मरीन पोलर कोल्ड है, यानी मरीन पोलर कोल्ड है, तो स्टेबल भी हो सकता है और यू लगा देंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा। उसी प्रकार से मरीन पोलर जो है वार्म है, तो ये स्टेबल हो सकता है और ये चक्कर क्या हो सकता है, ये यू लगा देंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा, यानी एम पी डब्ल्यू और यू, तो ये क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। इस प्रकार क्या हुआ कि पूरे विश्व में इतने प्रकार की वायु राशियां हो सकती है। ये टोटल कितने प्रकार की हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर और 8 इधर, यानी टोटल कितने प्रकार की वायु राशि हो सकती है, 16 प्रकार की वायु राशियां हो सकती हैं। आपसे एग्जाम में जिसका लेटर है उसी को दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा, ऐसे एग्जाम में लिख दिया जाएगा कि ये सी पी के एस क्या है, ठीक है। तो सी से कॉन्टिनेंटल हो गया, ठीक है, पी से पोलार हो गया, के से ठंडी है, एस से क्या स्टेबल है। बस यही आपको बताना है, ठीक है। तो इतने प्रकार की वायु राशियों को क्या करना है, आपको याद रखना है। कंसेप्ट किसने दिया, ये बहुत सिंपल सा है, बस आपको आधार पे आप आसानी से केवल ट्रॉपिकल और पोलर में बांटने के बाद जितना बेस है उसी बेस को लगाते जाइए और आराम से पूरी को आराम से आप क्या कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो ये पूरा का रहा ईयर मास के बारे में, होता क्या है, इसको बनने के लिए कौन सी कंडीशन है, किसने इसका कंसेप्ट दिया, बर्कनीज ने, ठीक है। एक थे वी बर्कनीज और एक थे जे बर्कनीज, ये दोनों बंधु थे, इन दोनों ने मिलकर इसको दिया था, ठीक है। इसमें जे बर्कनीज का ज्यादा योगदान, वी बर्कनीज का ज्यादा योगदान है और जे का भी है, यानी बर्कनीज महोदय ने इसको दिया था। फिर इसमें मॉडिफिकेशन किसने किया, पीटरसन महोदय ने किया। वार्म कब होगी, ठंडी कब होगी, ठीक है। उसके बाद ये क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है। यहां से यूजीसी में एक क्वेश्चन इस बार आना तय है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऑल द बेस्ट।